नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार चौहान महर्षि गौतम ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार एवं लवण। इस चैप्टर में जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। अभी तक इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा है एक बार वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा दैनिक जीवन में पीएच के महत्व के बारे में, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था पशु एवं पौधे पीएच के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। तो इसमें हमने क्या समझा कि जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर 7 से लेकर के 7.8 पीएच परास पर क्या करता है, कार्य करता है। और जो जीवित प्राणी होते हैं केवल संकीर्ण पीएच परास पर ही क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। अगर वर्षा जल कि पीएच का मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। क्या कहते हैं उसको, अम्लीय वर्षा कहते हैं। और अम्लीय वर्षा का ये जल जो है ये बहता हुआ नदी के जल में चला जाता है और नदी के जल की जो पीएच का मान है वो कम हो जाता है, यानी कि नदी के जल की जो अम्लता होती है उस अम्लता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसी वजह से नदी के जल में पाए जाने वाले जो जलीय जीव जंतु है उनकी उत्तरजीविता जो है वो क्या हो जाती है, कठिन हो जाती है। फिर इसी में दूसरा हमने टॉपिक लिया था बगीचे की मिट्टी की पीएच। हमेशा ध्यान रखिएगा कि उच्च वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ की जो मिट्टी होती है वो अम्लीय होती है, एसिडिक होती है। और जो औसत वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ की जो मिट्टी होती है वो एल्कलाइन होती है, थोड़ी सी क्षारीय होती है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि पादपों की अच्छी वृद्धि और पैदावार के लिए मिट्टी जो है वो कैसी होनी चाहिए, हल्की अम्लीय। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, हल्की अम्लीय होनी चाहिए। और पीएच का मान जो है वो 6.5 से लेकर के 6.8 तक होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ में अगर मान लो कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि मिट्टी की अम्लता जो है बढ़ जाती है, तो जब मिट्टी की अम्लता बढ़ जाती है तो उसकी अम्लता को नियंत्रित करने के लिए मिट्टी में किसको मिलाया जाता है, चूने को मिलाया जाता है। चूना जो होता है वो क्षार की तरह कार्य करता है और मिट्टी की बढ़ी हुई अम्लता को क्या करता है, नियंत्रित कर लेता है। फिर मिट्टी की पीएच कैसे ज्ञात की जाए, तो इसके लिए हमने एक प्रयोग समझा और वो प्रयोग क्या था। सबसे पहले हम एक परखनली लेते हैं और इस परखनली में मिट्टी का नमूना डालते हैं और मिट्टी के नमूने का जो भाग लिया जाता है वो 1 भाग और उसमें जो आशुद्ध जल मिलाया जाता है वो 5 भाग जो है लिया जाता है, यानी कि अनुपात 1:5 रहता है। फिर इस मिट्टी और आशुद्ध जल को अच्छे से हिला करके थोड़ी देर के लिए रख दिया जाता है। तो जल जो है, जो घोल होता है वो कैसा हो जाता है, गंदला हो जाता है। कैसा हो जाता है, गंदला हो जाता है। फिर आप देखते हो जब इसको स्थिर करते हो तो मिट्टी जो होती है वो क्या होती है, नीचे बैठ जाती है। मिट्टी जो होती है वो कहाँ बैठ जाएगी, नीचे जो है बैठ जाती है, ठीक है। और फिर ये जो गोल है, इस गोल को हमें क्या करना है, छानना है। तो गोल को छानने के लिए हम एक दूसरी परखनली लेंगे जिसके ऊपर एक कीप रखेंगे, कीप के अंदर एक फिल्टर पेपर को रखेंगे जिससे गोल को क्या किया जाता है, छाना जाता है। तो छनने के बाद में आप देखोगे कि जो मिट्टी होती है वो तो ऊपर रह जाएगी, मिट्टी जो होती है वो तो फिल्टर पेपर में ऊपर रह जाती है और इस फिल्टर पेपर से छना हुआ जो भाग होता है वो निषेध कहलाता है, जो परखनली में नीचे प्राप्त हो जाता है। अब इस निषेध में, इस छनित्र में हमें किसको डालना होता है, पीएच पेपर को डालना होता है, ठीक है ना। जैसे पीएच पेपर को डालते हैं तो निषेध में अम्लता या क्षारीयता के कारण, ठीक है, तो पीएच पेपर के रंग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब पीएच स्केल जो होती है, ठीक है, 0 से लेकर के 14 तक उसमें जो है छोटे छोटे खंड बने हुए होते हैं और उसमें अलग अलग रंग पाए जाते हैं। उसके साथ में ये जो रंग जो परिवर्तित हुआ है उसका मिलान कर लिया जाता है और इस तरीके से मिट्टी की पीएच हमें जो है ज्ञात हो जाती है। अब इसी में दोस्तों अगला जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारे पाचन तंत्र का पीएच। तो अब जो हम शुरू करेंगे, नया टॉपिक जो शुरू करेंगे इसी में पीएच, दैनिक जीवन में पीएच के महत्व में, तो उस टॉपिक का नाम है क्या, हमारे पाचन तंत्र, हमारे पाचन तंत्र का पीएच, ठीक है। तो हमारे पाचन तंत्र का पीएच है, इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है। क्या है, देखिए हमारा जो पाचन तंत्र है उस पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl का निर्माण होता है उदर भाग में, ठीक है। अब उदर भाग में जो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो निर्माण हुआ है ये बिना नुकसान पहुंचाए भोजन को पचाने में क्या करता है, सहायता करता है। कई बार ऐसा होता है अपच हो जाता है, ज़्यादा मात्रा में भोजन ग्रहण कर लिया, अपच हो गया। ऐसी स्थिति में उदर भाग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण ज़्यादा होने लगता है,
ऐसी स्थिति में पेट में जलन और दर्द होता है, इसको कहा जाता है एसिडिटी। क्या कहते हैं इसको? एसिडिटी, क्योंकि अम्लता बढ़ गई उदर भाग में, तो इसी वजह से जलन और दर्द होने लगा और इसको हमने नाम दिया एसिडिटी। अब एसिडिटी को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाता है? इसको नियंत्रित करने के लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है। एंटासिड क्षारीय पदार्थ होते हैं जो बढ़ी हुई अम्लता को क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं। इसी वजह से जो पेट में जो जलन और जो दर्द हो रही है वो ठीक हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और एंटासिड के रूप में दोस्तों जिसका उपयोग किया जाता है उसको कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है, जो कि दुर्बल क्षार की तरह कार्य करता है और पेट में बढ़ी हुई अम्लता को क्या कर देता है? ये उदासीन, क्योंकि अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं। तो हमारे पाचन तंत्र का पीएच, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमें क्या लिखना होगा? हमें ये लिखना होगा कि हमारे उदर में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण होता है, स्त्रावण होता है। ठीक है। अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो स्त्रावण हुआ, यूं तो हम कहते हैं अम्ल कैसे होते हैं? संक्षारक होते हैं, लेकिन उदर भाग में ये HCl बिना नुकसान पहुंचाए भोजन का क्या करता है? पाचन करता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं यह HCl उदर भाग में या उदर में बिना नुकसान पहुंचाए भोजन के पाचन में क्या करता है? पाचन में सहायता करता है। भोजन के पाचन में क्या करता है दोस्तों? सहायता करता है। जब अपच हो जाता है तो HCl का निर्माण भी बढ़ जाता है। ठीक है, अपच होने पर HCl का अत्यधिक निर्माण होता है। अत्यधिक क्या होता है? निर्माण होता है। परिणाम स्वरूप अम्लता बढ़ जाती है, पेट में जलन और दर्द होने लगता है। परिणाम स्वरूप अम्लता बढ़ जाती है, क्योंकि HCl ज़्यादा मात्रा में अगर निर्मित हो रहा है तो अम्लता क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है, जिससे पेट में जलन और दर्द होने लगता है। जिससे पेट में जलन और दर्द होने लगता है। पेट में जलन व दर्द होने लगता है। ठीक है, जब पेट में जलन और दर्द होगा तो इसी को हमने क्या नाम दिया? एसिडिटी। ठीक है, जलन और दर्द होने लगता है, इसे क्या कहा जाता है? एसिडिटी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एसिडिटी। इसे एसिडिटी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? एसिडिटी कहेंगे। अब इस एसिडिटी को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है किसका? एंटासिड क्षारीय पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान देना, एसिडिटी को नियंत्रित करने के लिए
नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उपयोग किया जाता है किसका? एंटासिड का। किसका उपयोग किया जाएगा? एंटासिड का। करने के लिए एंटासिड क्षारीय पदार्थ, एंटासिड क्षारीय पदार्थ का उपयोग करते हैं। क्षारीय पदार्थ का उपयोग करते हैं। अब सामान्य तौर पर जिस एंटासिड का उपयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एंटासिड के तौर पर MgOH का होल ट्वाइस, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इसी को क्या कहा जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं, का उपयोग करते हैं। अब आप ये समझे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का ही उपयोग क्यों किया? क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है एक दुर्बल क्षार होता है जो पेट में बढ़ी हुई अम्लता को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। ठीक है ना, जिससे एसिडिटी जो होती है वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो हम लिख सकते हैं इसमें कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किसकी तरह? दुर्बल क्षार की तरह कार्य करता है, की तरह कार्य करता है, दुर्बल क्षार की तरह कार्य करता है, जो पेट में बढ़ी हुई अम्लता को, पेट में बढ़ी हुई अम्लता को, पेट में बढ़ी हुई अम्लता को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है, को उदासीन कर देता है। तो इस तरीके से हमारी जो एसिडिटी होती है वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो देखें एक बार फिर से, क्या हमने पढ़ा अभी तक? हमारे पाचन तंत्र का पीएच के बारे में पढ़ा। हमने ये देखा कि हमारे उदर में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण होता है और ये HCl उदर में बिना नुकसान पहुंचाए भोजन के पाचन में क्या करता है? सहायता करता है। लेकिन जब अपच हो जाता है तो अपच होने पर HCl का अत्यधिक निर्माण होता है। तो इससे क्या होगा कि परिणाम स्वरूप अम्लता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिससे पेट में जलन और दर्द होने लगता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? एसिडिटी कहते हैं। और एसिडिटी को नियंत्रित करने के लिए एंटासिड क्षारीय पदार्थ का उपयोग करते हैं। और कौन से क्षारीय पदार्थ का उपयोग करते हैं हम? कि एंटासिड के तौर पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या कहा जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, का उपयोग करते हैं। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार की तरह कार्य करता है, जो पेट में बढ़ी हुई अम्लता को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। अब जो दैनिक जीवन में जो पीएच का महत्व है, इसी में अगला जो टॉपिक आता है, चौथे नंबर पर जो टॉपिक आता है, उसका नाम है कि जंतु और पेड़ पौधों के द्वारा उत्पन्न रसायन से आत्मरक्षा किस तरह से होती है, उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, आपने कई बार देखा होगा कि जब मधुमक्खी डंक मारती है तो उसके डंक में क्या होता है? अम्ल होता है, और इसी वजह से डंक वाले स्थान पर जो है जलन और दर्द होने लगता है। अगर उस स्थान पर, डंक वाले स्थान पर अगर बेकिंग सोडा रगड़ा जाता है तो वो दर्द समाप्त हो जाता है, क्योंकि बेकिंग सोडा दुर्बल क्षार की तरह कार्य करता है और वो डंक में उपस्थित अम्ल को उदासीन कर देता है। इसी तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में एक पौधा पाया जाता है जिसको कहते हैं नेटल पादप। ठीक है, तो नेटल पादप की पत्तियों पर डंकनुमा बाल होते हैं जिसमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। और अगर अचानक से
हम उनकी पत्तियों को छू लेते हैं तो ये डंकनुमा बाल हमारे त्वचा में प्रवेश कर जाते हैं और डंक की तरह जो है उस जगह पर जलन और दर्द होने लगता है। तो प्रकृति में क्या है कि नेटल पादप के आसपास में ही एक और पादप उगता है जिसको कहा जाता है डॉक पादप। डॉक पादप जो होता है उसकी पत्तियों को अगर उस स्थान पर रगड़ा जाए जहाँ पर नेटल पादप के जो डंकनुमा बाल हमारे त्वचा में चले जाते हैं, उस स्थान पर अगर डॉक पादप की पत्तियों को रगड़ा जाता है तो वो जलन और दर्द समाप्त हो जाता है, क्योंकि डॉक पादप की पत्तियों का जो रस बाहर निकलता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, जो अम्ल को, मेथेनोइक अम्ल को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। तो पढ़ते हैं किसके बारे में। अगला जो टॉपिक हम ले रहे हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायन से आत्मरक्षा। ये है दैनिक जीवन में पीएच का जो महत्व है उसका ये चौथा बिंदु है। तो अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने समझा है और लिखने जा रहे हैं अब इसके बारे में। तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर कि मधुमक्खी के डंक में अम्ल पाया जाता है। मधुमक्खी के डंक में क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। इसी कारण डंक मारने पर त्वचा में जलन एवं क्या होता है? दर्द होता है। त्वचा में जलन एवं क्या होगा? जलन एवं दर्द होता है। ठीक है दोस्तों, अगर इसी स्थान पर किसको, बेकिंग सोडा को रगड़ा जाए, ठीक है, तो डंक वाले स्थान पर बेकिंग सोडा, क्या? बेकिंग सोडा रगड़ा जाता है। बेकिंग सोडा रगड़ा जाता है तो इसकी क्षारीय प्रकृति डंक के अम्ल को उदासीन कर देती है। ठीक है ना। तो बेकिंग सोडा जो है ये क्षारीय प्रकृति का होता है, दुर्बल क्षारीय प्रकृति का होता है। इसी वजह से डंक के अम्ल को वो क्या कर देता है? उदासीन। ठीक है, उदासीन कर देती है। फिर एक उदाहरण पढ़ा हमने किसका? नेटल पादप का। तो हम लिख सकते हैं कि नेटल पादप, कौन सा पादप? नेटल पादप। नेटल पादप की पत्तियों, नेटल पादप की पत्तियों पर डंकनुमा बाल होते हैं। डंकनुमा बाल होते हैं और गलती से स्पर्श करने पर या छू लेने पर ये बाल जो होते हैं हमारी त्वचा में चले जाते हैं। गलती से इन पत्तियों को छूने पर ये बाल त्वचा में प्रवेश कर जाते हैं। त्वचा में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है। और मेथेनोइक अम्ल के कारण, कौन से अम्ल के कारण?
मैथेनोइक अम्ल के कारण, मैथेनोइक अम्ल के कारण उस जगह पर क्या होता है, जलन और दर्द, उस जगह पर जलन एवं दर्द होने लगता है। अब हम क्या करें, ऐसी स्थिति में हम ये करेंगे कि नेटल पादप के आसपास में ही डाक नामक एक पादप उगता है, जिसकी पत्तियां रगड़ने पर यह जलन और दर्द क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं ऐसी स्थिति में डाक पादप की पत्तियों को रगड़ने पर, डाक पादप की पत्तियों को क्या करने पर, रगड़ने पर जलन और दर्द क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जलन व दर्द समाप्त हो जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ, डाक पादप की पत्तियों को रगड़ने पर जलन और दर्द समाप्त क्यों हुआ, क्योंकि डाक पादप की पत्तियां जो है वो कौन से, क्षारीय प्रकृति की होती है। तो लिख सकते हैं क्योंकि ये पत्तियां और इनमें उपस्थित क्या, रस क्षारीय प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। जो अम्ल को, कौन से, मैथेनोइक अम्ल को, जो मैथेनोइक अम्ल को उदासीन कर देता है, मैथेनोइक अम्ल को उदासीन कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या पढ़ा इसमें, पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायन से आत्मरक्षा। इसमें हमने क्या देखा कि मधुमक्खी के डंक में अम्ल पाया जाता है। तो जब मधुमक्खी डंक मारती है तो त्वचा में उस स्थान पर जलन और दर्द होने लगता है। यदि हम उसी स्थान पर बेकिंग सोडा रगड़ लेते हैं तो जलन और दर्द समाप्त हो जाता है, क्योंकि बेकिंग सोडा जो होता है वो दुर्बल क्षार होता है जो डंक में उपस्थित अम्ल को क्या कर देता है, उदासीन। फिर हमने पढ़ा नेटल पादप की पत्तियों पर डंकनुमा बाल पाए जाते हैं। गलती से छूने पर भी ये बाल हमारे त्वचा में प्रवेश कर जाते हैं और डंक की तरह जलन और दर्द उत्पन्न करते हैं, क्योंकि इसमें पाया जाता है मैथेनोइक अम्ल। तो हम क्या करते हैं कि नेटल पादप के आसपास में डाक पादप उगता है, उसकी पत्तियों को रगड़ लेते हैं तो ये जलन और दर्द समाप्त हो जाता है। क्योंकि डाक पादप की पत्तियां और उनमें पाए जाने वाला जो रस होता है, पदार्थ होता है, वो कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का, जो मैथेनोइक अम्ल को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। अब दैनिक जीवन में पीएच के महत्व में एक बिंदु बचा है, जो बिंदु है वो क्या है, दंत क्षय। ठीक है ना, कि पीएच में परिवर्तन के कारण, मुंह में पीएच में परिवर्तन के कारण दंत क्षय कैसे होता है, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।